सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज हम केमिकल बॉन्डिंग को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। तो आइए बिना देर के हम शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक सबसे पहले है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी ठीक है, विजिबल है आप सबको। ठीक है, आइए इसके कुछ की पॉइंट लिखते हैं कोवैलेंसी के। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं। आइए कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व sharing of electron, not transfer like in ionic bond। ठीक है, ठीक है, विजिबल है बॉन्ड, ये है आयनिक बॉन्ड। आइए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। कोवैलेंसी is usually equal to the number of unpaired electron in the atom's outer shell। ध्यान से समझिएगा, कोवैलेंसी इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम आउटर सेल। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि कोवैलेंसी जो है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका कोवैलेंसी उतना होगा। सिंपल सा मतलब यही है, जो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 तो कोवैलेंसी 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 तो कोवैलेंसी 2। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और करके लिख लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शेयर्स विथ अदर atom to achieve a stable electron configuration। usually visible है, yes, a full outer shell।
ठीक है, यूजुअली का मतलब अपने आउटर सेल को वो फुल कर ले। देखो बात समझो, मैंने क्या कहा पहले, कोवेलेंसी इज द यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम आउटर सेल। मतलब कि जितना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका कोवेलेंसी उतना होगा, वही उसका क्या होगा, कोवेलेंसी होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शेयर्स विद अदर एटम टू अचीव अ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर विद अदर एटम, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक एटम दूसरे एटम से मिलने के लिए जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने में जितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वही उसका क्या होगा, कोवेलेंसी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसको लिखिए, फिर एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपको, खासकर इनऑर्गेनिक में ये टर्म ज़्यादा सुनने को मिलेगा, यूजुअली। ठीक है, यूजुअली हम यहाँ पे ऑलवेज टर्म इनऑर्गेनिक में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ना के बराबर यूज़ करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। तो हम ये कह दें कि ऑलवेज तो दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर हम यूजुअली ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लिखिए पहले इसको, फिर एग्जाम्पल समझाते हैं। दोनों समझ में आएगा, ये दोनों। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए आप 1 और 2 करके, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, और करके आप इसको मार्क करके लिखिए। ये दोनों का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं अभी। ठीक है, लिख लीजिए। इसको कर लीजिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2। ठीक है, डोंट वरी, अभी दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा अच्छे से। एग्जाम्पल जब हम देंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिख लीजिए इसको। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते, एग्जाम्पल पे आते हैं। आइए एग्जाम्पल पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या था? स्टेटमेंट 1 था कोवेलेंसी इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम आउटर सेल। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार फिर से स्टेटमेंट लिख देते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक बार फिर से स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या था? स्टेटमेंट 1 था, इसको भी मिटाते हैं। ठीक है, अच्छे से जगह मिल पाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या था? स्टेटमेंट 1 क्या था? स्टेटमेंट 1, कोवेलेंसी is usually equal to, visible है, to the number of unpaired electron in the atoms outer shell। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा बड़ा लिखने की। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट देख लिया आप लोग ने। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या है? अनपेयर्ड, ये है अनपेयर्ड, ई है। ठीक है,
अनपेयर्ड। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन ले लेते हैं 8, ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक नंबर 8। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2s2 2p4, ध्यान से समझिएगा 2s2 2p4, ठीक है। ये हो गया s ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल, s पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 1 2 3 4। अब मैं क्या कह रहा था कि ये मैंने क्या कहा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका कोवेलेंसी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, इसका कोवेलेंसी हो जाएगा 2, इसका भी, इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है 7, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है 7, क्या हो जाएगा 2s2 2p3। आइए बना लेते हैं ऑर्बिटल, s 2 p 1 2 3। इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अनपेयर्ड कितने थे 2, ये थे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैंने क्या लिखा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा कोवेलेंसी 3, कोवेलेंसी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम नाइट्रोजन वाले को मिटाते हैं, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 6, ध्यान से समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन कितना हो गया 2s2 2p2, ठीक है। 2s2 2p2, ठीक है। ये हो गया s ऑर्बिटल 2, p के लिए। यहाँ पे कोई ये मत समझ लेना कि सर आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं लिखा, ये मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो 2s2 2p2, अब यहाँ पे कोवेलेंसी आप लिख दोगे 2, ठीक है। ये हो जाएगा गलत, क्यों गलत हो जाएगा सर, बात समझो। इसके पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, इसके पास p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसमें क्या होगा एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, विजिबल है, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको कर देंगे एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएगा तो ये s ऑर्बिटल जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा p वाले पे, तो कहाँ हो जाएगा p का कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, विजिबल है, हाँ। तो यहाँ पे अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो कोवेलेंसी भी 4। सर यहाँ पे आपने एक्साइटेड क्यों नहीं कराया,
बात समझो, यहाँ पे इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सेकेंड पीरियड में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में आपका सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। सेकेंड पीरियड में वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे समझो, इसके पास कोई भी वैकेंट नहीं था इसलिए एक्साइटेशन नहीं हुआ। यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल वैकेंट था इसलिए एक्साइटेशन हुआ। यहाँ पे एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के। नोट डाल के एक लिख लो पॉइंट, मैक्सिमम कोवैलेंसी shown in excited state only। विजिबल है? ठीक है, इसको नोट में लिख लो। मैक्सिमम कोवैलेंसी सोन इन एक्साइटेड स्टेट ओनली। मैक्सिमम कोवैलेंसी हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही शो करेगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ही हम एक्साइट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था भाई। इलेक्ट्रॉन को अगर भेजना है किसी घर में तो घर में जगह खाली भी तो होनी चाहिए, तभी तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक घर खाली था तो इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हमने यहाँ रख दिया कि भाई आराम से रहो, घर में पूरा जगह, आराम से रहो एकदम, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो कोवैलेंसी कितना हो जाएगा इसका? 4। सिंपल सा आपको यही जानना है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कोवैलेंसी उतना ही होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में, इसको लिख लो। ठीक है, लिख लिया। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में। आते हैं स्टेटमेंट 2 में। आ जाओ स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 क्या बोला था हमने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन it shares with other atom to achieve a stable electron configuration, usually a full outer shell. Total number of electron it share with other atom to achieve a stable electronic configuration. सिंपल सा बात है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेना है जो उन्होंने शेयरिंग में अपने आप को स्टेबल करने के लिए लिया है। उस टोटल जितना इलेक्ट्रॉन लिया है वो उसका कोवैलेंसी होगा। मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन हमने लिया, सिंपल सा मतलब समझो, अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमने जितना इलेक्ट्रॉन लिया वो हमारा कोवैलेंसी हो जाएगा। सपोज दैट मैंने मेरे पेट में कितना रोटी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मुझे भूख लगा है उस भूख को शांत करने के लिए हमने जितना रोटी खाया बस वही रोटी काउंट होगा। हमारे पेट में पहले से कितना रोटी है ये काउंट नहीं होगा। जो हमें भूख लगा उस भूख को शांत करने के लिए हमने जितना रोटी खाया वो रोटी काउंट होगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास कितना है, ठीक है, इसके पास अपना देखो ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड नीड्स 1 मोर, तो कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, 1। मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना होता ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट बनाता है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया वही क्या हो गया, उसका कोवैलेंसी। मैंने क्या कहा, आपके पेट में पहले से कितना रोटी है, आपने कितना खाया, ये मैटर नहीं करेगा। आपको जब भूख लगा, उस भूख को शांत करने के लिए आपने जितना रोटी खाया वही रोटी काउंट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, लेकिन ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया, यही इसका क्या होगा, कोवैलेंसी। आओ एक बार और देखते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड्स, कितना ज़रूरत है इसको, 2 मोर। कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात समझना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर जगह पे आपको काम आएगा, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन में मदद करेगा, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पढ़ना और दिमाग में अच्छे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छाप लेना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपने अपने दिमाग पे बैठा लिया तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी आपको देखने को मिलेगा, आपको हर जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना भी मैंने आपको टर्म बताया है केमिस्ट्री में, वो सारे आप अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन में बताऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में जो अभी ट्रिक आने वाला है वो ट्रिक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं, ठीक है। मज़ा आएगा आपको हाइब्रिडाइजेशन में, बस आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा सिंपल होगा, थोड़ा सा बस फोकस है ना। हाइब्रिडाइजेशन जिसको लगता है ना कि बहुत टफ है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत टफ है, आपके हाथ में आएगा, ठीक है। और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड नीड्स 3 मोर। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, 3 और चाहिए। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी 3, ठीक है। और की एग्जांपल और ले लेते हैं। कार्बन, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड्स 4 मोर। विजिबल है ना, हाँ, ठीक है, 4 मोर। कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आया, मतलब कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बात समझना, कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वही उसका कोवैलेंसी होगा। पहली तो ये कि दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने कहा ये वही है। पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं
वही उसका क्या होगा, कोवेलेंसी। आप देख लो, आपको दोनों में जो अच्छा लगे आप उससे निकाल लेना, ठीक है। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप निकाल लेना। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर याद कर लेते हो, मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का कोवेलेंसी कितना होगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप सीधा बोलोगे 2, आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप दोनों से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप दोनों कर सकते हो, मैंने दोनों बता दिया आपको, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करो, ठीक है। कोई भी, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख देना, अगले दिन सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या हर वीडियो के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन आउट किया है लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको जो भी आएगा आप टेलीग्राम पे बोलो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के आपको मिलते रहेंगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लो, आपको फ़ायदा ही होगा। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको बेनिफिट ना हो आप वीडियो मत देखना, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। मेरा व्यूज़ बढ़े, मेरा कुछ भी हो, मेरा चैनल कुछ भी हो, उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप मत ज्वाइन करना, ठीक है। लिख लो। हो गया। एक पॉइंट लिखो तुम कॉलम पे, एक पॉइंट लिखो जस्ट फॉर नॉलेज। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन विजिबल है ना, हाँ। और ये जो होता है ये होता है डायरेक्शनल, ठीक है। इसको एक कॉलम में कहीं साइड पे आप बना के लिख लेना, ठीक है। इसको लिख लेना, बाद में बताऊंगा होता क्या चीज़ है, ठीक है। इसको जस्ट फॉर नॉलेज एक स्टेटमेंट जैसा इसको लिख लो साइड में, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कोई स्टेटमेंट जैसा लिख लो, ठीक है। लिख लिया। कोई क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन है PCl PCl5 exists but NCl5 does not exist. Why? विजिबल है, बताओ। PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 नहीं, क्यों? देखो, इसका एक आंसर सीधा लिखते हैं, ड्यू टू एब्सेंस वैकेंट d ऑर्बिटल,
ठीक है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल विजिबल है, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, देखो समझो क्या होता है। PCl5 जो है ना, ये PCl5, PCl के 5 क्या होता है, PCl5 जो है ना, इसमें से फॉस्फोरस जो है ये क्या है, ये थर्ड पीरियड का है, ठीक है, ये थर्ड पीरियड का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है फॉस्फोरस का, 3s2 3p2 BCN नहीं 3, ठीक है, 3s2 3p3, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। अब ध्यान से समझना, ये हो गया s ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल 3, ये हो गया d का ऑर्बिटल, ठीक है। बात समझना, मैंने क्यों ये d ऑर्बिटल क्यों बनाया, ये हो गया तुम्हारा s, ये हो गया p, ये हो गया d। मैंने यहाँ d क्यों बनाया, थर्ड पीरियड से वैकेंट d ऑर्बिटल चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। सेकेंड पीरियड में सिर्फ बेरिलियम और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, d नहीं, वैकेंट p ऑर्बिटल। ध्यान से समझना, सेकेंड पीरियड में वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, किसके पास, सिर्फ बेरिलियम और बोरोन के पास, ठीक है। बाकी किसी के पास वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं होता है। d ऑर्बिटल स्टार्ट होता है आपका थर्ड पीरियड से, ठीक है। थर्ड पीरियड में आपका वैकेंट d ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। बात समझो, अभी क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा हमको, p हो गया और ये हो गया d का, s p और d, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर चल जाएगा कहाँ पे, d के पास, तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितना हो गया, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड वही बनाएगा, तो इससे सारे Cl आके जुड़ जाएंगे। Cl विजिबल है आपको, एक सेकेंड, इससे क्या होंगे, सारे Cl आके जुड़ जाएंगे, Cl 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 Cl, ठीक है। तो ये बन जाएगा। बट इन केस ऑफ NCl5, ठीक है, NCl5 के देखो ये हो गया तुम्हारा PCl5 के केस में, बट इन केस ऑफ NCl5 के केस में देखो दिखाते हैं, इसको रब करते हैं, बट इन केस ऑफ, ठीक है, NCl5 का केस देखते हैं। NCl5 का केस में N जो है, N का लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p3, ठीक है, 2p3 s, ये p, 1 2 3, यहाँ पे क्या है, Cl5 है, यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं है। जब कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा नहीं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा नहीं तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन है 5, तो फिर जुड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ PCl5 ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आओ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आओ नोट लिख लेते हैं।
वैकेंट d ऑर्बिटल start from थर्ड पीरियड। ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं। इन सेकेंड पीरियड only beryllium and boron have vacant p ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे फोकस करना, ये d ऑर्बिटल है, ये है p ऑर्बिटल। बेरिलियम, ठीक है, थर्ड पीरियड से आपका स्टार्ट होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, और सेकेंड पीरियड में सिर्फ बेरिलियम और बोरोन के पास ही होता है वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, इसको नोट करके, इसको आप नोट में लिख लो, नोट करके इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। ओके, आओ अब कुछ बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं दो चीज़ में। एक है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक है हमारे पास पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है, कहाँ यूज़ होता है, पाई बॉन्ड कहाँ है, क्या है और कहाँ यूज़ होता है, और देखते हैं। लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, विजिबल है ना। सिग्मा बॉन्ड नॉट participate in resonance, not participate in resonance। ठीक है, ये take it take participate in resonance, रेजोनेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, considered to find hybridization। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प करता है। नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग। ये क्या होता है, वीक बॉन्ड। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कंपेयर कर देते हैं, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है डायरेक्शनल इन नेचर। ये होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विजिबल है। यहां होता है फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशनल, फ्री रोटेशन। यहां पे नो फ्री, नो फ्री रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे नो फ्री रोटेशन। ठीक है, लिख लो। हो गया, आइए अब ना हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे हम लोग अभी। ठीक है, बस थोड़ी देर पेशेंस रखना, थोड़ी देर पेशेंस रखना, और बस चार्ट को समझने की कोशिश करना। 100% समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि ये लेक्चर ख़त्म होते होते वो चार्ट का समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे लिखो हाइब्रिड स्टेट। एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप पे ऐसे आप लिख लेना। ऐसे का मतलब हो गया सराउंडिंग एटम। ठीक है, ऐसे का मतलब हो गया सराउंडिंग एटम। एलपी, एलपी का मतलब हो गया लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्री, ये हो गया आपका शेप। ठीक है, आप लिख लेना अच्छे से, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा। आप शॉर्ट में मत लिखना, या फिर शॉर्ट में लिखोगे तो साइड में उसका फुल फॉर्म लिख लेना, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ऐसे क्या है, एलपी क्या है। ठीक है, आओ थोड़ा सा फुल पत्ती बनाते हैं इस पर। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस। और ये चार्ट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चार्ट फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, डायरेक्ट। ठीक है, देखो, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ तो सराउंडिंग एटम 2 होगा, लोन पेयर 0, क्योंकि सराउंडिंग एटम 2 होगा तभी तो हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ। ठीक है,
ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री होगा लीनियर। कैसे होगा बताएंगे? लीनियर। देखो ये एक कोई एटम है ए, ये हो गया सराउंडिंग एटम 2, ठीक है। तो ये कैसा बना? लीनियर। सबका शेप आपको अच्छे से, शेप ज्योमेट्री आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप रट ना सको रट लो, जो मन है वो करो, लेकिन भाई यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट आता है। इसका खूब प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो शेप, शेप भी क्या होगा? लीनियर। शेप भी क्या होगा? लीनियर। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम ही रहेगा, इसका भी स्ट्रक्चर वही रहेगा, लीनियर। तो सराउंडिंग में कम से कम 2 एटम तो रहेगा ही, उससे कम तो नहीं कर सकते हैं। सराउंडिंग में 2 एटम तो रहेगा ही रहेगा, उससे कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया पहला। आओ देखते हैं दूसरा वाला। इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से कर ले ताकि ये हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अच्छे से समझना स्टार्ट को, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है? सर सराउंडिंग एटम 3 होगा, बिल्कुल हो सकता है। लोन पेयर 0 कर दो, क्योंकि भाई 3 ही है ना, 3 को ही अब हमको बरकरार रखना है, दोनों मिला के 3 ही रखना है, 3 से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि सराउंडिंग एटम 3 है तो 3 को सराउंडिंग में रख दिए पहले। लोन पेयर क्या कर दिए? 0, ठीक है। सर कौन सा शेप बनेगा? देखते हैं। शेप जो आपका बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा देखते हैं। सर एक एटम को हमने बीच में रखा, ठीक है, एक सेकेंड। ये सराउंडिंग एटम कितने से? 3 रख दो यहाँ पे। बी, ये ए बी अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, कुछ समझ मत लेना कि केमिस्ट्री में कुछ होता है। ए बी यहाँ अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, ठीक है। ये तीनों का एंगल क्या होता है? सेम होता है 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे जो है इसका एंगल जो है क्या होता है? थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक है। सर शेप क्या होगा इसका? जब लोन पेयर 0 है तो इसका भी क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। विजिबल है अच्छे से, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब सर अगर, अब क्या करते हैं? अब 2 एटम को रखते हैं सराउंडिंग में, ठीक है। 2 एटम क्या करते हैं? 2 एटम को रखते हैं सराउंडिंग में, एक को डाल देते हैं लोन पेयर में, ठीक है, ठीक है। सर ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री वही रहेगा, ज्योमेट्री वही रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान रखना लोन पेयर के आने से तुम्हारे ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, आया बात समझ में? लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर चेंजेस होगा तो शेप में चेंज होगा। लोन पेयर के आने से शेप में चेंजेस होगा, ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात का याद रखना अच्छे से, ये दोनों ज्योमेट्री और शेप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में लिख देता है कि ज्योमेट्री बताओ या शेप बताओ, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा कि हमसे क्या पूछा है, ज्योमेट्री पूछा है कि शेप पूछा है। आपसे अगर शेप पूछा है
आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री पूछा है, आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री में लोन पेयर के आने से कोई चेंजेस नहीं होता है, जो उसका है वही रहेगा। लोन पेयर के आने से कोई चेंज नहीं होगा। शेप में चेंज होता है, लोन पेयर आएगा शेप में चेंज होगा। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर आया, तो सर लोन पेयर आया तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सर ये लोन पेयर आया तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बेंट शेप। बेंट शेप कैसे सर, देखो देखो कैसे होगा। ये ए है, बी है, लोन पेयर। एक ट्रिक बताते हैं, जब भी शेप पूछे लोन पेयर को इंडिकेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ये इमेजिन करो कि लोन पेयर है ही नहीं। अपने दिमाग में ये इमेजिन कर लेना कि लोन पेयर है ही नहीं, शेप निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इमेजिन कर लो कि लोन पेयर नहीं है, शेप कैसा हो गया, बेंड शेप हो गया ना। अगर ये इमेजिन कर लोगे कि लोन पेयर है ही नहीं तो बेंड शेप हो जाएगा, बेंड शेप हो गया। तो जब भी शेप पूछे लोन पेयर अपना इंडिकेट करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इमेजिन करना कि लोन पेयर नहीं है, बस शेप निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला कि अगर शेप पूछे तो लोन पेयर को इमेजिन कर लेना कि नहीं है। आपका शेप आपको प्रॉपर इमेजिन हो जाएगा कि कैसा शेप है। ठीक है, आओ, हो गया। ठीक है, इसको रब करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, धीरे धीरे और क्लियर होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो क्या क्या कर सकते हैं। सर सराउंडिंग एटम में 4 डाल दीजिए पहले। ठीक है, डाल दिए, लोन पेयर 0 हो जाएगा। ठीक है, सारा एटम कहाँ रख दिए, सराउंडिंग एटम में रख दिए, सराउंडिंग में रख दिए, लोन पेयर को 0 कर दिए। सर ज्योमेट्री क्या बनेगा, ज्योमेट्री आपका बनेगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्या, पिछले वीडियो में कंप्लेन था तो सर बड़ा बड़ा लिखो, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। जब लोन पेयर 0 है तो ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 एटम को रखते हैं सराउंडिंग में, 1 एटम को रखते हैं लोन पेयर में। ज्योमेट्री में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं। सर इसका स्ट्रक्चर बना दो, सर टेट्राहेड्रल का ना स्ट्रक्चर बना दो। देखो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना दो। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर जो होगा ये होगा तुम्हारा, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाओ, ऐसे लिख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर ही बना देते हैं इसका, पहले स्ट्रक्चर ही बना लो टेट्राहेड्रल का। ठीक है, टेट्राहेड्रल का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक मान लेते हैं ए है, ठीक है, मान लेते हैं ए है, बी, बी। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल। ये भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल।
ठीक है। यहाँ 3 कहाँ रख दिए सराउंडिंग में, एक रख दिए कहाँ लोन पेयर में, ये भी क्या हो गया टेट्रा हेड्रल। यही स्ट्रक्चर यहाँ बना लेना, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। अब आ गया भाई साहब एक लोन पेयर। सर अब आ गया लोन पेयर, अब होगा प्रॉब्लम। अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा यार, प्रॉब्लम क्यों होगा? देखो जब जीरो था तो टेट्राहेड्रल था, ज्योमेट्री शेप में कोई दिक्कत नहीं था। सर अब आ गया एक लोन पेयर, तो शेप तो टेट्राहेड्रल होगा नहीं, बिल्कुल सही बात। तो क्या होगा सब देख लेते हैं क्या होगा। लोन पेयर रख देते हैं। ये लोन पेयर है। अगर लोन पेयर को अगर आप कवर कर दो तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये एक पिरामिड टाइप का दिख रहा है? अगर आप लोन पेयर को कवर कर दो तो क्या आपको एक पिरामिड टाइप का दिख रहा है? एक सेकेंड, थोड़ा सा और विजिबल होगा, इसको ऐसे कर लो। अगर हाँ अब देखो, क्या आपको पिरामिड टाइप का दिख रहा है? पिरामिड टाइप का विजिबल हो रहा है। अगर आप लोन पेयर को कवर कर दो तो क्या आपको एक पिरामिड टाइप का दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा शेप पिरामिडल। पिरामिडल विजिबल नहीं होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ पिरामिडल। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा पिरामिडल। ठीक है। देखो इसको ऐसे कर लो आप। ठीक है। देखो सराउंडिंग एटम अगर आपके पास 4 है, लोन पेयर 0 होगा, तो ज्योमेट्री आपका क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। शेप कैसा होगा टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि सर लोन पेयर आया ही नहीं, शेप में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। सर सराउंडिंग एटम 3 रखते हैं, लोन पेयर को 1 कर देते हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगा सेम रहेगा, ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। शेप में चेंजेस होगा, शेप में चेंजेस होगा। हमने लोन पेयर लगाया, स्ट्रक्चर बनाया, हमने लोन पेयर को कवर किया, कवर करके हमने देखा कि एक पिरामिड शेप का बन रहा है, हमने क्या कह दिया ऐसे ये पिरामिड शेप का है, पिरामिडल नाम हमने दे दिया। अब सर और क्या कर सकते हैं, इसमें एक और काम कर सकते हैं कि हम 2 और 2 को रख सकते हैं। हमने क्या कहा था कि कम से कम सराउंडिंग में 2 एटम होना ही चाहिए, हमने सराउंडिंग में 2 एटम को रख दिया। लोन पेयर कितना हो गया 2, तो भी क्या होगा सर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगा। टेट्राहेड्रल को हम चलो डिटो लिख देते हैं, सेम टेट्राहेड्रल ही होगा। सर क्या शेप भी सेम होगा? नहीं, शेप चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक था लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया। सर कैसे होगा, क्या होगा, और बना के देखते हैं। मैंने क्या कहा इमेजिन करके देखेंगे, जो शेप लगेगा वही बोलेंगे। लोन पेयर को हटा के इमेजिन हटा के सोचना, बस आराम से तुम्हें शेप दिख जाएगा। ठीक है, शेप में कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखते हैं, ए था हमारा यहाँ 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 यहाँ, ये बी रखते हैं, बी रखते हैं, लोन पेयर लगाते हैं, यहाँ पे लोन पेयर लगाते हैं। अब लोन पेयर को आप कवर कर दो, लोन पेयर को आप हटा दो, लोन पेयर को आप कवर करके सोचो, लोन पेयर को आप कवर कर दो। मैं यहाँ से लोन पेयर एक मिनट हटाता हूँ। अब सोचो क्या ये इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करो, क्या ये बेंट शेप का दिख रहा है? क्या ये बेंट शेप का दिख रहा है? हाँ सर ये बेंट शेप का दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बेंट शेप का हो जाएगा। लोन पेयर दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोन पेयर को इमेजिन कर लेना कि लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इमेजिन कर लेना आप यहाँ पे कि लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो आराम से स्ट्रक्चर आपका निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट पे।
चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इसको भी बिठा लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं sp3d पे। ठीक है, sp3d पे सर सराउंडिंग एटम क्या रखेंगे? 5। सराउंडिंग एटम कितना हो गया? 5। लोन पेयर कितने कर दे सर? 0 स्टार्टिंग में। भाई ज्योमेट्री को अच्छे से देख लो, ज्योमेट्री। ठीक है, लोन पेयर कितना हो गया सर? 0। इसका सर ज्योमेट्री क्या मिलेगा? देख लो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। ए ठीक है, 5 बन गया। बी ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। सराउंडिंग एटम कितना हो गया? 5। लोन पेयर इसमें हमने क्या शो कर दिया? 0। सर ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा सर? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, क्योंकि लोन पे 0 है। अच्छी बात है। ठीक है, अब सर क्या करते हैं कि इसको 4 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। सराउंडिंग एटम 4 रखते हैं और लोन पेयर को क्या कर देते हैं? 1 करके देख लेते हैं सर। ठीक है सर, ज्योमेट्री में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं, ज्योमेट्री में चेंज आता ही नहीं है। ज्योमेट्री क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा। ठीक है सर, इसमें क्या चेंज आएगा? अगर एक लोन पेयर हम लगा दिए हैं तो सर इसमें क्या चेंज आएगा? देख लेते हैं करके। देखो ए है, सेम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, बी यहाँ लोन पेयर हमने लगा दिया। लोन पेयर को क्या करना है? हटा के सोचना है। क्या देखने को मिला? क्या ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? आपने कभी पार्क में बच्चों का झूला देखा है जिसमें 2 बच्चे बैठे रहते हैं, और एक बच्चा अप होता है तो एक बच्चा डाउन, एक बच्चा अप तो एक बच्चा डाउन, एक बच्चा अप एक बच्चा डाउन। क्या कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है कि 180 डिग्री पे है और ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है और एक बच्चा अप होगा एक बच्चा डाउन? क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? ये लोन पेयर को हटा के सोचना, लोन पेयर को हटा के इमेजिन करो, क्या कुछ ऐसा ही दिख रहा है? जो पार्क में झूला होता है, एक बच्चा अप एक बच्चा डाउन, एक बच्चा अप एक बच्चा डाउन, एक बच्चा अप एक बच्चा डाउन, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सी शॉ। ठीक है, ये क्या होता है? सी शॉ शेप होता है। ठीक है, आई बात समझ में? शेप के लिए आपको लोन पेयर इमेजिन कर लेना है कि नहीं है, बस आपको शेप दिख जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। और सर अगर सराउंडिंग एटम 3 कर दिए और लोन पेयर 2 कर दिए तो भी देख लेंगे। ये क्या होगा? चेंज होगा ही नहीं।
ज्योमेट्री चेंज होता है क्या? नहीं, ज्योमेट्री चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, और देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बना के सोचते थे, स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तब पता चलेगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, और बनाते हैं स्ट्रक्चर। कहाँ गया ब्लैक मार्कर? देखो, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया, दो लोन पेयर हम शो कर देते हैं। ये हो गया बी, ये भी हो गया बी, और ये भी हो गया बी, दो लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर हमारे पास दो है, हमने दो को रख दिया। ठीक है, हमने दो को रख दिया। ठीक है, अब देखो, लोन पेयर को इमेजिन करो कि नहीं है, लोन पेयर को इमेजिन कर लो कि नहीं। क्या ये कुछ टी शेप का दिख रहा है? क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है टी शेप का? हाँ सर दिख रहा है, तो इसका नाम दे दो टी शेप। ठीक है, शेप के केस में लोन पेयर को सोच लेना है, मन में सोचना है कि लोन पेयर है ही नहीं, हटा दो। क्या जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वही शेप होगा। लोन पेयर हटा दो, क्या दिख रहा है? शीशो शेप दिख रहा है। लोन पेयर हटा दो, क्या दिख रहा है? टी शेप दिख रहा है, टी शेप हो गया। आओ एक और देख लेते हैं, विजिबल है? विजिबल है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। आओ, सराउंडिंग में क्या करते हैं? दो आइटम रखते हैं। हमने क्या कहा था कि सराउंडिंग में कम से कम दो आइटम होना ही चाहिए। सराउंडिंग में दो आइटम रखा हमने। ठीक है, सराउंडिंग में हमने दो आइटम रख दिया। यहाँ पे कितना रखेंगे? तीन लोन पेयर। ज्योमेट्री में कोई चेंजेस होगा? नहीं। सर शेप क्या बनेगा? सर शेप क्या बन जाएगा? शेप बना के देखते हैं। तीन लोन पेयर को रखना है, तो ए रख देते हैं तीनों लोन पेयर को। रख दिया, बी बी। अब आप खुद बताओ, विजिबल है ना? अब आप खुद बताओ, लोन पेयर को ये मान लो कि नहीं है, लोन पेयर को मान लो नहीं है, आपको क्या दिख रहा है? क्या ये लीनियर नहीं दिख रहा है आपको? क्या ये लीनियर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। बस इतना ध्यान रखना है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा, शेप चेंज होगा जब लोन पेयर आएगा। अगर लोन पेयर नहीं आएगा तो जो ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप भी होगा। अगर लोन पेयर आता है उस केस में लोन पेयर को शो करो, बट इमेजिन करो कि लोन पेयर है ही नहीं। ठीक है, लोन पेयर इमेजिन कर लो है ही नहीं। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बनाना है, ज्योमेट्री वाला लोन पेयर शो करना है, और ये देखना है, मन में ये सोच लेना है कि लोन पेयर है ही नहीं। उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आप देख लो, दो चार पांच बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे इस चार्ट को, चार्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट जो है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VVI लिख लो आप, VVI, जितना VVI लगाना है आप लगा लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आओ देखते हैं कुछ और, एक और देखते हैं। और देखते हैं, ठीक है।
sp3d2। अब देखते हैं क्या है sp3d2। सराउंडिंग एटम कितना रखते हैं, 6। ठीक है, इसमें आपको जितना मैं बता रहा हूँ इसमें 3 ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो मैक्सिमम 3 ही पूछेगा आपसे, बस वही जान लो। ठीक है, देखो सराउंडिंग एटम 6 रखता हूँ, 0 लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या होगा सर, ऑक्टाहेड्रल। सर ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, पहले स्ट्रक्चर ही बना लो यार, पहले स्ट्रक्चर ही बना लो। देखो ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा, ए रखा हमने, ठीक है, ए बी 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 ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर 0 है इसलिए शेप भी चेंज नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब आते हैं लोन पेयर। देखो ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो ऑक्टाहेड्रल, इसको यहाँ पे भी ड्रॉ करते हो, सेम सेम स्ट्रक्चर होगा। अब क्या करते हैं, सराउंडिंग एटम में रखते हैं 5, लोन पेयर में रखते हैं 1, और देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगा, ज्योमेट्री क्या होगा, सेम रहेगा, ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। और देखते हैं, सेम बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, बी बी लोन पेयर को हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब लोन पेयर को हटा दो। अब इस लोन पेयर को हटा के इमेजिन करो, इस लोन पेयर को हटा के इमेजिन करो, क्या ये दिख रहा है, क्या इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल। क्या इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इस लोन पेयर को हटा के सोचो तो क्या इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल बोल सकते हैं। आओ दूसरा देखते हैं। सर हम सराउंडिंग आइटम रखते हैं 4 और लोन पेयर को डाल देते हैं 2, डाल दो। सर ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चेंज आएगा तो शेप में लोन पेयर के आने की वजह से। सर 2 लोन पेयर है, बना लो स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर बनाओ। सर ए ठीक है, बी लोन पेयर, लोन पेयर। अब दोनों लोन पेयर को इमेजिन करो कि नहीं है, क्या इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर विजिबल है, स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर। दोनों लोन पेयर को कवर कर दो, इमेजिन करो कि नहीं है, इमेजिन कर लो कि दोनों लोन पेयर नहीं है। क्या ये स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, हाँ हो गया, कुछ करना थोड़ी है, बस इतना ही दिमाग लगाना है, 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का, और इस चार्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है,
इस चार्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसलिए चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत प्रैक्टिस करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कभी ज्योमेट्री पूछ लेगा, कभी शेप पूछ लेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लो इसे। बेसिकली इस चार्ट में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो चीज़ को, ज्योमेट्री आपका चेंज नहीं होगा। ज्योमेट्री जैसा है, चाहे लोन पेयर 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, ज्योमेट्री आपका वही रहेगा। ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपके शेप में चेंज आएगा। लोन पेयर के आने की वजह से शेप में चेंज आएगा। अगर लोन पेयर 0 है, लोन पेयर नहीं आया है, तो आपका शेप भी चेंज नहीं होगा, सेम जो ज्योमेट्री है वही रहेगा, ठीक है। इसको लोग रिपल्सन के थ्रू समझाते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो गया, ये बेंड हो गया। आपको रिपल्सन समझना है, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो ऊपर में। सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। आपको विजिबल है, नहीं विजिबल है, चलो लिख देंगे नेक्स्ट में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको बहुत प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये सब कर लो, बहुत ज़रूरी है करना। जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग ही चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से आपका ये सब क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा फ्रेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा फ्रेम होता है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन भी कराएंगे, चैप्टर कंप्लीट होने दो, पूरा पीवाईक्यू लेके आएंगे, पूरा पीवाईक्यू कराएंगे, ठीक है। हाँ सर, रिपल्सन ऑर्डर लिखो, यहाँ पे लिख लो रिपल्सन ऑर्डर, रिपल्सन ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है, रिपल्सन ऑर्डर लिख लो। सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में, ठीक है। ये आपका रिपल्सन ऑर्डर, ठीक है, लिख लो। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, आप पीछे स्ट्रक्चर में ना मेंशन कर लेना, अगर आपको मेंशन करना हो तो आप मेंशन कर लेना। देखो ये क्या, मान लो ये है ना, ये बी मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये कौन सा पोजीशन होता है, इक्वाटोरियल, ठीक है। और ये आपका कौन सा होता है, एक्सियल, ठीक है। ये आप पीछे स्ट्रक्चर में मेंशन कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर में पीछे आप मेंशन कर लेना कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मेंशन कर लो पीछे। एक चीज़ और देख लो, मैंने जो आपको ऑक्टाहेड्रल वाला स्ट्रक्चर बताया था, ऑक्टाहेड्रल वाला, जो आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल बॉन्ड प्लेन आर सेम, ठीक है। लिख लेना पीछे नोट डाउन करके। ऑक्टाहेड्रल केस में, ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल वाला स्ट्रक्चर में। ठीक है, ठीक है, ये लिख लेना आप, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में लिख लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लो। आइए देखते हैं नया टॉपिक, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये ऑर्गेनिक में भी देखने को मिलेगा, ये आपको ऑर्गेनिक में भी सुनने को मिलेगा, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और लिखते हैं पॉइंट बैक बॉन्डिंग के लिए। बैक बॉन्डिंग इज पाई बॉन्ड। ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या है? पाई बॉन्ड है। ये क्या, साइड वे ओवरलैप। इसमें क्या होता है? साइड वे ओवरलैप, साइड वे ओवरलैप। ठीक है, विजिबल है। पाई बॉन्डिंग में साइड वे ओवरलैप होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन क्या होता है इसका? डायरेक्शन क्या होता है? फील्ड से ऑर्बिटल से, फील्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी, फील्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल। विजिबल है? लाइट ज़्यादा चमक रहा है। फील्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बैक बॉन्डिंग इज रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस है। ये कुछ और नहीं है, रेजोनेंस है। ठीक है, आपको ये ऑर्गेनिक में भी देखने को मिलेगा बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बैक बॉन्डिंग है वो क्या होता है? विद इन मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल, नॉट बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो होता है ना, बैक बॉन्डिंग क्या है? विद इन मॉलिक्यूल है, आपस में ही, ना कि दो के बीच में, नॉट बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉट बिटवीन। ये जो होता है विद इन मॉलिक्यूल, बैक बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल होता है, ना कि बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। आइए कंडीशन लिखते हैं बैक बॉन्डिंग का। क्या कंडीशन है बैक बॉन्डिंग का? लिखते हैं बैक बॉन्डिंग का कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। क्या कंडीशन है भाई? एक एटम जो है ना, वन एटम एम्प्टी होना चाहिए, और अदर एटम
फिल्ड होना चाहिए, फिल्ड ऑर्बिटल, एट लीस्ट field orbital and at least one लोन पेयर। ठीक है, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। कंडीशन समझो, एक एटम खाली होगा, दूसरा एटम भरा होगा और उसके पास एक लोन पेयर होगा, तभी तो देगा। मैंने क्या कहा, बैक बॉन्डिंग कब होता है, वो फील्ड ऑर्बिटल से उसका डायरेक्शन जो होता है एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ जाता है। फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ डायरेक्शन होता है, तो भरा हुआ। भाई अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तभी तो हम गरीबों में दान करेंगे। अगर मेरे पास पैसा होगा ही नहीं तो हम गरीबों में दान कहाँ से करेंगे। दान करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तभी तो दान करेंगे। तो एक फील्ड होगा, दूसरा एम्प्टी होगा, और जो फील्ड होगा उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। एलपी का मतलब लोन पेयर, एटलीस्ट लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, फिर सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ से होता है, जितना नज़दीक रहेगा। 2p ऑर्बिटल रहेगा, सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा। 2p 3p होगा, उससे थोड़ा ख़राब होगा। और 3p में होगा तो नॉट सो बैक बॉन्डिंग। ये सो होता है, ऐसे लिख लो, शो बीबी, इसको हम बीबी लिखते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सो बीबी बैक बॉन्डिंग, ये नॉट शो बैक बॉन्डिंग, नॉट सो बैक बीबी। भाई ये शादी वाले पत्नी वाला बीबी नहीं है, ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग वाला बीबी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि एटलीस्ट वन एटम मस्ट बी सेकेंड पीरियड। ठीक है, अच्छा बैक बॉन्डिंग होने के लिए एक एटम कम से कम, एटलीस्ट वन एटम सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए। ठीक है, लिख सकते हो। सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग लिख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लो सबसे अच्छा किस में होगा, 2p में, फिर 2p 3p में, और सबसे कम जो होगा वो 3p में होगा। ये कौन सा ऑर्डर है, बैक बॉन्डिंग ऑर्डर। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, लिख लो। और एक चीज़ और लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जब बैक बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, इंक्रीज, बैक बॉन्डिंग जो होगा तो क्या होगा, इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर। भाई बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड तो बढ़ेगा। जो बॉन्ड था बैक बॉन्डिंग में, फिर बॉन्ड बढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा, इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर। डिक्रीज बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड
ऑर्डर। ठीक है, याद रखना है सब चीज़, ये सब चीज़ आगे बताया जाएगा, याद रखना है इसको। बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो गया तो ये मजबूत होगा ना। ठीक है, डिक्रीज लेविस एसिड कैरेक्टर, ये लिखो, ये बाद में समझाएंगे। ठीक है, लेविस एसिड कैरेक्टर कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये बताएंगे पीरियोडिक टेबल में। डिक्रीज लेविस बेस कैरेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मार्क डाउन करके लिखना। आइदर इंक्रीज बॉन्ड एंगल और remain same but bond angle never decrease। either increase bond angle और remain same, बॉन्ड एंगल बढ़े या घटे, याद रखना। आइदर इंक्रीज बॉन्ड एंगल और रिमेन सेम बट बॉन्ड एंगल नेवर डिक्रीज। बॉन्ड एंगल या तो बढ़ेगा या तो सेम रहेगा, बॉन्ड एंगल कभी भी घटेगा नहीं। ठीक है, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बॉन्ड एंगल या तो बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग के केस में, ठीक है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्ड एंगल के केस में, ठीक है, बॉन्ड एंगल के केस में या तो सॉरी बैक बॉन्डिंग के केस में बॉन्ड एंगल या तो तुम्हारा बढ़ेगा या तो सेम रहेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल कभी कम नहीं होगा। ठीक है, या तो बढ़ेगा या तो सेम रहेगा बट बॉन्ड एंगल नेवर डिक्रीज। ठीक है, बॉन्ड एंगल नेवर डिक्रीज इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, किसके केस में? इन केस ऑफ इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग केस में, बैक बॉन्डिंग के केस में। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट है। बैक बॉन्डिंग के केस में कभी भी बॉन्ड एंगल घटेगा नहीं, या तो बढ़ेगा या तो सेम रहेगा, घटेगा कभी नहीं। याद रखना इस स्टेटमेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं फंसोगे। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना आपको कि एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे आप देख लो PH3, P के पास लोन पेयर है, ठीक है, P के पास लोन पेयर तो है, ठीक है, P के पास लोन पेयर तो है, बट H के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास
वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसके पास लोन पेयर तो है लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नॉट सो बीबी। ठीक है, देख लो यहाँ पे दूसरा देख लो एग्जांपल, NCl3। ठीक है, NCl3 देखो, N के पास क्या है, लोन पेयर है। इसके पास क्या है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इसके पास है, तो क्या करेगा, सो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो देख लो, इसको लिख लो। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, कल फिर आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, अच्छे से ट्रिक बताते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एकदम हवा में उड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।